हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं आपके साथ हूं भुवनेश्वर माथुर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने देखा अभी तक टी डे और टेले, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, याद रखिए इस तरह से। अब हुई क्रांति की शुरुआत, जब पाव रोटी के भाव बढ़ गए, याद है आपको। आगे देखते हैं। पिछले हमने देखा है कि लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे, टैक्स पर टैक्स बढ़ा दिए था। क्या आप सोच सकते हैं उसने ऐसे क्यों किया होगा? ऐसा क्या कारण था? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जेनरली, प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो ये तो कानून था पहले समय का। अपनी मर्जी से कोई भी राजा नया टैक्स शुरुआत नहीं कर सकता था। क्या लिखा है? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। देखिए, ये थोड़ा सा कानूनी भाषा है। हम जब अपने आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो इस क्वालिटी के आंसर हमें बनाने हैं। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम क्वेश्चन आंसर भी आप लोग घर पर बैठ के वीडियो के साथ में अपनी बुक लेके बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाए। अब क्या हुआ, जब तक कि वो प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में ये हाँ नहीं भरवा ले कि नया कर लगा दूं, जब तक अपनी मर्जी से, कहाँ गया, अपनी मर्जी नहीं चलेगी भैया। बिल्कुल अलाउ नहीं है कि एक राजा अपने मन मर्जी टैक्स लगा ले। कि बैठक बुलाएगा, प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होगी, तब जाके क्या होगा। मैं इसको लाल कर देता हूं, नया टैक्स, नया कर नहीं लगा पाएगा। नए टैक्स की किससे आपको मीटिंग में हामी भरवानी पड़ेगी? एस्टेट्स जनरल से। जब ये पास कर देंगे तब लगा सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। हमने ये सीखा इस स्लाइड में। अगर मंजूरी दे देती है आपको इस सभा में एस्टेट्स जनरल्स, तो आप नया टैक्स लगाइए, नहीं तो नॉट अलाउड एट ऑल, नहीं लगा सकते। ये बात क्लियर है, ये कानून था। अब आगे चलते हैं। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिनमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपको सारा चैप्टर समझने में आसानी रहेगी, सरलता पूर्वक आपको क्लियर हो जाएगा। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने नुमाइंदे, रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि भेजते थे। ओके, अब क्या करें तो अगर भेजते थे तो लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की मीटिंग कब होगी। एक बात ये हमने समझ में ले ली अपने, तीनों एस्टेट्स यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और थर्ड एस्टेट जिसमें हम जैसे लोग हैं, श्रमिक वर्ग। लेकिन इनकी मीटिंग कब कब होगी, इसका निर्णय कौन करेगा? इस मीटिंग कब होगी भाई, मैं कब बुलाऊंगा, ये निर्णय किसके पास है? सम्राट के पास। क्या भाई? फिर आगे क्या हुआ? आगे ही हुआ। अब देखिए, इसकी अंतिम बैठक कब हुई है? बड़ी हंसी की बात, 1614 में। ओह माय गॉड, बुलाई गई थी। वाह। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। वाह भाई। तो जरा इसमें से घटाइएगा, कितने साल बाद ये मीटिंग हो रही है? 9 में से 4 गए तो 5 बचे। हम तो मोटा मोटा अनुमान लगा लो,
और 8 में से 1 गए तो 7 बचे। बहुत है इतना भी। 75 वर्ष बाद ये मीटिंग बुलाई गई है नए टैक्स लगाने के लिए। वाह, वंडरफुल। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने कितने कितने आदमी भेजे? 300-300, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, है ना। तीसरी एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। कौन से वाले? फर्स्ट वाले और सेकंड वाले 300-300 प्रतिनिधि इस मीटिंग में आए। एक आलीशान भवन में खूब बढ़िया जगर मगर रोशनी की गई, उनके बैठने का इंतजाम किया गया। 600 व्यक्ति हमारे थर्ड एस्टेट से गए। क्या हुआ? खड़े खड़े रहो भाई। आप लोग तो मजदूर वर्ग से हो। आप कौन हो? आप तो चिकित्सक हो, आप वकील हो, आप तो स्कूल में पढ़ाने वाले मामूली मास्टर हो, आप तो कॉलेज के लेक्चरर हो, आपकी तो छोटी सी दुकान है। अरे आप खड़े रहो, 600 ही तो हो, आप खड़े रहो। 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। देखा आपने कितने साल बाद मीटिंग हुई है? 75 वर्ष बाद नया टैक्स लगाने के लिए लुई 16 ने एस्टेट्स जनरले को बुलाया है। ये सभा लगी हुई है। आगे चलिए, अब क्या हुआ? तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। इस लाइन में एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। फर्स्ट एस्टेट में पादरी वर्ग है, चर्च के नुमाइंदे हैं, चर्च के ऑफिसर लगा लीजिए आप। दूसरे में कुलीन परिवारों से लोग हैं, यानी राजा के रिश्तेदार हों और उनके भी रिश्तेदार हों और उनके भी रिश्तेदारों के रिश्तेदार, ऐसा जाल है। ये लोग आए साहब। लेकिन तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले अब अपेक्षाकृत थोड़ा से पैसे वाले हो गए और पढ़े लिख गए, क्योंकि इन्होंने सूती और रेशमी वस्त्रों का व्यापार किया। मैं याद दिला रहा हूं आपको, वर्ग कर रहे थे। पहली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। वाह साहब वाह, बड़े दुख की बात है। किसान अंदर नहीं आएंगे, महिलाएं अंदर नहीं आएंगी, कारीगर लोग अंदर नहीं आएंगे, इनको नहीं अलाउ करेंगे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। उसी जमाने से चलन पड़ा ज्ञापन देने का, है ना, एक तरह से लिखित में। 40,000 पत्र कि ये मेरी शिकायत है। अगर आप महिलाओं को अंदर नहीं आने दे रहे, दोबारा देखिए, अगर आप महिलाओं को अंदर नहीं आने दे रहे, कारीगरों को अंदर नहीं आने दे रहे, किसानों को अंदर नहीं आने दे रहे, तो फिर तो कौन अंदर आया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब उन्होंने क्या किया? पत्र के माध्यम से अपनी अपनी परेशानियां लिख के दे दी, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। क्या ये बात अपने को क्लियर हो गई? इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा ही अति अति आवश्यक है। इस पैराग्राफ में अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। ठीक बात है, एक व्यक्ति एक वोट, जैसा आज है, ठीक है। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक देने का अधिकार होगा। लुई का तो दिमाग में इसमें कोई वो नहीं था कि भाई एक व्यक्ति एक वोट अपन करवा लेते, तो 600 इधर है और 600 उधर है, 301 301 और 601, ठीक है, हर एक का एक वोट मान लिया जाएगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था कि भाई जैसे एक वोट है मेरा, एक है, भले ही अब चाहे भारत का प्रधानमंत्री है, उसका भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है, तो वैल्यू एक ही हम लोगों की। इसका कहने का आशय ये है। तो ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है।
डेमोक्रेटिक है भाई, कोई बुराई नहीं, बहुमत वाली बात है, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। रूजे ने एक किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूजे ने, उन्होंने अपनी इस किताब में भी ये लिखा है, बराबर बात है। आगे क्या हुआ, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए कि भाई हम 600 आए हैं, 600 ही सामने वाले हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, एक वोट कर लो ना, एक वोट मेरा एक वोट आपका, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, वैल्यू एक एक ही रह जाएगी। नहीं माने। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि भाई मैं नहीं मानूंगा इसको, तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। फिर हमें भाई रोष व्यक्त किया कि हम बाहर जा रहे हैं भाई, और भाई हाँ आपने हमें बुलाया ही क्यों, जब हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है, जब आप हमें यहाँ पे बेइज्जत कर रहे हो। 300 और 301 तो बैठे हैं और हम खड़े हैं 600, और उसमें भी आपने किसान, महिलाओं को और इसको कारीगरों को बुला आने नहीं दिया, उनके हम पत्र लेके आए, 40,000 चिट्ठियां हैं, इन्होंने इसको भी मना कर दिया कि एक वोट एक, ये नहीं माना जाए, तो ये वॉकआउट करके बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। भाई बात तो सही है, तीसरे एस्टेट में तो सबसे ज्यादा आबादी का हिस्सा है। भाई आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि इसको समझिए जरा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं यह समझाना चाहता हूं, भाई जो आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा तो इसमें है, चर्च में कितने व्यक्ति होंगे आप खुद सोचिए, कितनी आबादी होगी जो चर्च में होगी, फादर लोग, वहाँ का स्टाफ, कुछ और लोग होंगे। सेकंड में आपके अभिजात्य वर्ग हो गया, मतलब किंग के, राजा के लोग बाग, राज परिवार मान लो आप। अरे भाई बाकी आबादी तो कितनी हो गई, लगभग 97% आबादी तो इसमें आ रही है हमारी। पहले इसको समझिए आप, चर्च में काम करने वाले और उनकी आबादी मैंने लगा ली, पादरीगण, उनके नन्स, कॉन्वेंट, सब आ गए इसमें। ये टैक्स नहीं देंगे। सेकंड वाला राज परिवार टैक्स नहीं देगा, ये टैक्स देंगे खाली थर्ड एस्टेट वाले, टीदे और टेले। ये सारी कहानी की जड़ है। क्या ये बात आपको समझ आई? ये इसमें बड़ी, इस फ्रांस की क्रांति की रीढ़ की हड्डी का सिद्धांत यही है। चलिए वापस चलते हैं हम हमारी स्लाइड पर। सही कह रहे हैं, तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि मैंने देखा 95, 96, 97% आबादी ही तीसरी एस्टेट की है। रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं के बन के आए हम लोग। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, तो वहां से तो वॉकआउट हो गया, बाहर आ गए। 20 जून को वापस आए टेनिस कोर्ट में। भाई बात वही है कि जब आप मेरे को शोषित वर्ग में आपने रख ही लिया, मुझे बैठने तक को नहीं कहा, मेरी आवाज नहीं सुनी, और उसमें से भी एक हमारे सबसे बड़े हिस्से महिलाओं को, आधी आबादी है महिलाओं की, भाई आप उसको नहीं आने दे रहे। किसान जो देश को रोटी खिला रहा है उसको नहीं आने दे रहे, कारीगरों को नहीं आने दे रहे। सबसे ज्यादा दुखी तो परेशान वही है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए कि भाई अब हम ही क्या है, नेशनल असेंबली हैं। और शपथ क्या ले ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम नहीं करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। क्या ले ली शपथ कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो ये शपथ ले ली। मैक्सिमम आबादी थर्ड एस्टेट में है। उनका नेतृत्व मिराबो और एबेसिस ने किया। नाम याद रखिए, मिराबो, एबेसिस।
आप एबेसिए भी बोल सकते हैं, एबेसिस भी बोल सकते हैं, जो भी ठीक लगता है। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। ऑल्दो मिराबो एक तरह से सेकंड एस्टेट का आदमी है, लेकिन फिर भी कौन सी, मतलब क्या चाहते हैं, सामंतशाही खत्म हो जाए फ्रांस में, सामंती विशेषाधिकार खत्म हो जाए, ऐसा समाज की स्थापना ये करना चाहते थे। लेखक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वॉर्सो में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। तो ये बड़ा फर्क पड़ता है। हमने देखा समृद्ध भी हो गए अब की बार ये लोग और शिक्षित भी हो गए अब की बार ये लोग, समझदारी भी आ गई, शिक्षा भी मिल गई, अपने ऊपर हो रहे बर्ताव को, शोषण को समझने की सलाहियत भी आ गई, नॉलेज भी आ गई। एबेसिए बोलते पादरी था और उसने एक और अपनी किताब निकाल दी, तीसरा एस्टेट क्या है। एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, पैम्फलेट निकाल दिए कि जैसे छोटे छोटे होते हैं, 20 पन्नों की किताब पढ़ो वही सब जने। अब जो अनपढ़ है उनको छोटे बच्चे पढ़ पढ़ के सुना देंगे। और सैलून होते थे वहाँ पे, है ना, कॉफी हाउस थे, तो वहाँ बातें चलती थी। तो ये सारा फैल गया, विचारधारा फैल गई किताबों के द्वारा, भाषणों के द्वारा। और कोई अच्छा नेता जोरदार भाषण देता है तो बड़ा फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है। मेरे देशवासियों, मैं आपके साथ हूं, आप क्रांति के लिए आगे बढ़िए, तो जोश आता है पब्लिक को, मजा आता है। जोरदार भाषण हो गए, एबेसिस के लोग समझ गए, बच्चा बूढ़ा जवान, ऐसी क्रांति हुई जोरदार, आगे चलिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां ये याद करनी पड़ेंगी अपने को। 1774 लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। देखो, सारी गलती लुई 16 की भी नहीं है। कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी मिली इनको कि सरकारी खजाना खाली था और जो जनता है, आम जनता, उसमें असंतोष बढ़ता जा रहा है कि एक तो पारिश्रमिक घटता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद्यान्न और मीट के भाव बढ़ते जा रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, और उस पर दोहरे तिहरे टैक्सों की मार। और 1789 एस्टेट्स जनरल का आह्वान हुआ। तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का क्या हुआ, गठन करता है। यानी हमारा कौन सा, जिस वर्ग की हम बातें कर रहे हैं, थर्ड एस्टेट की, बार बार, उसने एक नेशनल असेंबली बना ली। और क्या प्रतिज्ञा कर ली टेनिस कोर्ट पे कि जब तक नया संविधान नहीं बनेगा, जब तक ये हमारी वाली असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। और क्या हुआ, बैस्टिल पर हमला हुआ और 7 कैदियों को रिहा करा दिया गया। और क्या मिल गया, गोला बारूद, याद है। और तो देहात में किसानों ने विद्रोह चालू कर दिया कि सारे के सारे टैक्स हम दे रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अतिवृष्टि अनावृष्टि के बाद भी आप हमसे लगान और टैक्स बराबर ले रहे हो, ये कहाँ का न्याय है, बताइए जरा। तो हम ही पीड़ित हैं क्या? आप चर्च वालों से कोई टैक्स क्यों नहीं लेते? आप राज परिवार, कुलीन परिवार से क्यों नहीं टैक्स लेते? किसान ही रह गए, कारीगर ही रह गए। तो ये एक शोभ का विषय है, दुख की बात है। चलिए 1789 की बात करें तो क्या हुआ, एस्टेट्स जनरल का आह्वान, तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बैस्टिल पर हमला, किसानों का विद्रोह हमने देखा। अब क्या देखते हैं, 1791 आ गया। अब क्या हुआ, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। सम्राट की शक्तियों पर क्या लगाया, अंकुश लगाने, और सभी मनुष्यों को, नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। ये पॉइंट अपने को बड़ा याद रखना है।
भाई जो बेसिक अधिकार हैं वो तो दो आप मुझे। मतलब ये हो गया कि यहाँ सारे नागरिक समान नहीं है। चर्च का पादरी वर्ग एक अलग है, चर्च के सेवक अलग हैं, राज परिवार कुलीन परिवार वो अलग हैं, वो सारी सुविधाएं भोग रहे हैं। केवल किसान मजदूर समृद्ध थोड़े से शिक्षित वर्ग जो हमने चर्चा की वही टैक्स भर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये आप जरूर याद रखिए। मैं यहाँ ऐसे ही छपा रहने देता हूँ इसको। 1792-93 का युग आ गया। इसमें क्या बात हुई, फ्रांस गणराज्य बनता है, सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन होता है। फ्रांस पर अभी क्या है, डायरेक्टरी का शासन चल रहा है। ये सब चर्चा हमारे धीरे धीरे विस्तार पूर्वक आएगी। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। अच्छा, नेपोलियन की कुछ क्या नीति थी कि एक्सपेंड करो, आसपास के जो देश हैं जर्मनी उन पे कब्जा जमाओ, उनके फौजियों को उनके जवानों को अपनी सेना में मिलाओ और आगे बढ़ते रहो, और जो भी संसाधन जिस देश के भी अगर अपने कब्जे में आ रहे हैं उनको दबाते चलो। वाटरलू में नेपोलियन की बहुत बुरी हार हुई, फिर इनका अंत हो जाता है। ये सब बातें हमने की। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाली चीज है। जनमानस मीराबो और एबेसिस की प्रेरणा से, विचारों से प्रभावित हुए। बहुत अच्छे इन्होंने भाषण दिए, लोगों को समझाया। अब जब जनमानस में ये भावना फैल जाती है कि आपके साथ शोषण हो रहा है तो वो सुनते हैं, और ये खुद उनका नेतृत्व मीराबो और एबेसिस ने किया। मीराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ, मैंने लिखा सेकंड एस्टेट में तो खुद का जन्म हुआ, और उसी का ये सामंतवादी विचारधारा का विरोध करने वाले थे। जब ऐसा व्यक्ति आपको आके समझाएगा, किताब लिखेगा, भाषण देगा, तो निश्चित रूप से जनमानस का सोचने का नजरिया बदल जाएगा, बदल गया। और उन्होंने एक पत्रिका और निकाली और वॉर्सो में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। तो बहुत इम्प्रेस होती है पब्लिक, जोरदार भाषण का बड़ा फर्क पड़ता है। एबेसिस मूलतः कहाँ के थे, पादरी थे। अब ये कौन सी क्लास के हो गए, फर्स्ट एस्टेट के हो गए। एबेसिस फादर हैं, पादरी हिंदी में कहते हैं। और तीसरा एस्टेट क्या है, इन्होंने किताब लिख दी। यानी इन्होंने क्या ब्यौरा दे दिया, ये आप वापस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि तीसरी एस्टेट के साथ तो शोषण हो रहा है, आपको शोषित किया जा रहा है, टैक्सों का भार आपके ऊपर कर दिया गया है। बाकी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट नो टैक्स, वो मजे कर रहे हैं। इस तरह से हम ये समझें। और फादर ने क्या किया, प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका, पैम्फलेट निकाली। तो हर जगह पहुंचेगी, वो तो पहुंचेगी तो लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो प्रभावित होंगे, और फिर बात तो चलेगी कि अरे मीराबो ने भाषण दिया इतना जोरदार, उन्होंने ये कहा। एक किताब है एक छोटी सी, ये पढ़ी नहीं तुमने, अरे तीसरी एस्टेट पढ़ो, अपने साथ क्या हो रहा है समझ में आएगा। इसमें इन्होंने शोषण की सारी कहानी लिख दी कि टैक्सेस लिए जा रहे हैं आपसे, और फर्स्ट और सेकंड जो है एस्टेट कोई टैक्स ही नहीं भरती। समझो इन चीज़ों को। अब मैं आपसे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको, इस वीडियो को देखते हुए अपनी किताब साथ में रखिए और अभी से क्वेश्चन और आंसर लिखने की आदत में आ जाइए। ठीक है, अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमने ये देखा है आज फ्रांस की क्रांति चल रही है, और इसको हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। गुड लक एंड थैंक यू।